दोस्तों आपका 15 फरवरी को कक्षा 11वीं का राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। ओके, हम इसकी अच्छे से तैयारी अब करेंगे। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं। लगभग टॉप 50 क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता दूंगा 2 नंबर वाले, जिन्हें आप तैयार कर लेते 2 नंबर वाले सभी क्वेश्चन आपसे बनने लगे। इसके बाद 3 नंबर वाले 4 अंक वाले आपको कवर करा दूंगा। आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी पॉलिटिकल साइंस की। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ 100% आपके यही रहने वाले हैं, इसलिए अच्छे से दोस्तों आप इन्हें तैयार कर लेना है, ताकि जो हमारा लक्ष्य है 80 में 80 हम क्या है राजनीति शास्त्र के पेपर में क्या है स्कोर कर सकें। तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही क्या है सफलता की एकमात्र कुंजी है। अगर आपको क्या है 95% 11वीं भी आपको बनानी है, ओके, तो बना सकते हैं। आपको क्या है लगातार मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो गिलक्राइस्ट के अनुसार क्या है संविधान उन लिखित व अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों का प्रयोग के समान सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। संविधान क्या की परिभाषा आपको देना है। तो गिलक्राइस्ट ने क्या कहा कि एक संविधान क्या लिखित भी हो सकता है, अलिखित होता है। ओके, अब जो भारत का संविधान है लिखित है या अलिखित है, कमेंट बॉक्स में आप दोस्तों बताइए, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, अक्सर पूछे जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए भारत का जो संविधान लिखित है या अलिखित है। तो ये लिखित या अलिखित दोनों रूप में हो सकता है। ओके, क्योंकि अब भारत में कौन सा लिखित है कि अलिखित आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसमें क्या होता है कानून का एक संग्रह होता है जिसमें बताता है कि सरकार किस प्रकार से चलेगी और सरकार की क्या शक्तियां रहने वाली है और किस प्रकार की शक्ति दी जाएगी, ये सब संविधान में बताया जा रहा है। तो ये गिलक्राइस्ट के अनुसार परिभाषा है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाजवादी राज्य से क्या आशय है। तो वह राज्य जिसकी व्यवस्था समाज के समतावादी ढांचे पर आधारित होती है समाजवादी राज्य कहलाता है। मेन आंसर क्या है, राज्य की ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज में जो समतावादी ढांचा है उसको अपनाया जा रहा है, तो आपकी समाजवादी राज्य कहलाएगा। अतः भारत में समतावादी व्यवस्था होने के कारण क्या है भारत क्या है समाजवादी राज्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओके, वयस्क होने पर भी कुछ व्यक्ति मताधिकार से वंचित रहते हैं, क्यों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हम जानते हैं वयस्क मतलब क्या होता है। वयस्क यानी जो व्यक्ति 18 साल की आयु पूर्ण कर लेता है उससे क्या मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण भी कर चुका है, वयस्क हो चुका है मतलब, फिर भी उसे क्या है वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त होता है। ऐसे किस कंडीशन में हो सकता है। पहला कि व्यक्ति को पागल या दिवालिया घोषित कर दिया है, या किसी व्यक्ति को न्यायालय ने क्या है दिवालिया घोषित कर दिया है, पागल घोषित कर दिया है, तो वोट नहीं देगा। दूसरा देशद्रोह के जुर्म में आर देने या सजायाफ्ता व्यक्ति या विदेशी नागरिक को होने पर। विदेशी नागरिक है तो अब नहीं दे सकते, क्योंकि पहले कंडीशन होता है वोट देने का कि भारत के नागरिक होना चाहिए। या फिर आपको देशद्रोह के जुर्म में क्या है आपको सजा सुना दी गई है, तब आप नहीं दे सकते हैं वोट। आगे देख लेते हैं, कौन मत देने योग्य है, मतलब कौन कौन वोट देगा अधिकार प्राप्त है भारत में। तो भारत में मतदान की योग्यता क्या होनी चाहिए। पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र क्या होनी 18 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, और वह पागल या दिवालिया या देशद्रोहित घोषित ना हो। ओके, क्योंकि ये सब हो जाता है तो फिर क्या वोट नहीं दे पाएगा। चौथा है आपका वह विदेशी नागरिक ना हो, यानी भारत का नागरिक विदेशी नागरिक ना हो। सिंपल आपका दिया हुआ है। कार्यपालिका सतत रूप से किसके नियंत्रण में रहती है। तो कार्यपालिका सतत रूप से क्या राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहती है। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीन अधिकारियों के जरिए संविधान के अनुसार क्या अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। कार्यपालिका से क्या आशय है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, अक्सर पूछ लिया जाए 2 नंबर में। तो कार्यपालिका आपकी क्या है, कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो कानूनों के रूप में निर्मित जनता की इच्छा को लागू करता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ये और बात है कि क्या है इसकी वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, यानी कार्यपालिका क्या है जो मेन प्रधान होता है कौन, राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो शक्तियाँ होती है वो मंत्रिपरिषद में होती हैं। ओके, जैसे विधायिका का अर्थ लिखिए। तो विधायिका आपका क्या है, विधायिका या विधानमंडल किसी राजनीतिक व्यवस्था के उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून व जन नीतियाँ बदलने व हटाने का अधिकार होता है। यानी जैसे क्या है जनता के लिए नीतियाँ नियम बनाने का अधिकार प्राप्त होता है, उसे बदलने हटाने का अधिकार प्राप्त होता है, वो आपका जो दल होता है विधायिका या विधानमंडल कहलाता है। जैसे संसद में शून्यकाल क्या होता है, इंपॉर्टेंट। एक संसद में प्रश्नकाल होता है, एक शून्यकाल होता है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनमें से पूछा जाता है। पहले तो संसद में शून्यकाल क्या होता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर शून्य काल या 0 आवर के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ प्रश्नकाल भी होता है, एक शून्यकाल भी होता है। जब प्रश्नकाल के बाद जो उसके बाद का जो समय होता है वो शून्यकाल के या 0 आवर के नाम से जाना जाता है। शून्यकाल में सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के प्रश्न उठा सकते हैं, मतलब सांसद को ये अधिकार प्राप्त हो जा सकती है जो क्या है समाज में चल रहा है तत्काल समय का, उसके बारे में क्या प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघात्मक शासन प्रणाली के 2 गुण लिखिए। तो संघात्मक शासन प्रणाली के 2 गुण कौन कौन से। पहला है राष्ट्रीय भावना का विकास एवं उनकी सुरक्षा।
दूसरा है शक्तिशाली राज्य की स्थापना। ये 2 हेडिंग है। तो कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप दोस्त तैयार करें तो आपको मैंने क्या है, यहाँ हेडिंग आपको अच्छे से याद कर लेना है। हेडिंग तो आपको याद होनी चाहिए, फिर उसके बाद अगर पढ़ लेते समझ लेते तो अपने हिसाब से लाइनें आप लिख सकते हैं। मेन हेडिंग रहेगा, जैसे कॉपी टीचर कॉपी भी चेक करता है तो मैंने आपकी पहले हेडिंग देखेगा तो आपने वो सही लिखी, तुरंत आपको नंबर मिल जाते हैं। संघात्मक शासन प्रणाली के 2 गुण है, राष्ट्रीय भावना एवं का विकास एवं उनकी सुरक्षा। दूसरा क्या है, शक्तिशाली राज्य की स्थापना। ये आपकी संघात्मक शासन प्रणाली की गुण। ओके, नेक्स्ट दोष भी। ओके, दोष या गुण, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है तो आपको तैयार करके रखना है। तो संघात्मक शासन प्रणाली के 2 दोष कौन कौन से हैं? पहले राष्ट्रीय एकता पर आघात। ओके, दूसरा है अपव्यय। ये है आपके संघात्मक शासन प्रणाली के आपके दोष तैयार करना है। राष्ट्रीय एकता पर आघात किस बार से? संघीय शासन में राष्ट्रपति एकता को आघात हो जाएगा, पहुंचने की भी आशंका रहती है। अनेक बार राज्यों की सरकारें अपनी उन्नति का प्रयास करती हैं और उद्देश्य क्या है, कोई चिंता नहीं होती है। दूसरा है अपव्यय। संघीय सरकार व्यय साध्य है क्योंकि इसमें दोहरी राजनीतिक संस्थाएं, दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था, दोहरे कानून होते हैं। संघीय सरकार में समय और शक्ति का भी क्या है, अपार अपव्यय होता है। अगर एक ही व्यक्ति को अगर पूरा शासन चलाना है, वो देश चलाना है, तो वो क्या है, वो एक पूरा रूपरेखा बनाए किस प्रकार से धन का व्यय करना है। लेकिन यहाँ 2 सरकार संघात्मक मतलब है कि राज्य की अलग सरकार है और केंद्र की अलग सरकार है। ओके, तो इसमें क्या है, ये अपने अपने नियम, इनके अपने अपने कानून थोड़ा रहते हैं, तो इसमें क्या है, अपव्यय भी होता है धन का। तो ये आपके 2 हो जाते हैं संघात्मक शासन प्रणाली के। तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारे संविधान निर्माता संविधान को एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे। संतुलित दस्तावेज से क्या अभिप्राय है? तो संतुलित दस्तावेज का अभिप्राय है कि संविधान को इतना लचीला होना चाहिए कि उसमें आवश्यकता अनुसार बदलाव किए जा सके। मतलब ऐसा होना चाहिए संविधान को कि जब अगर आवश्यकता पड़े तो संविधान के नियमों में बदला सके, लेकिन साथ ही इतना अनावश्यक और अक्सर होने वाले बदलाव से बचाया जाना चाहिए, और इतना भी ज़्यादा लचीला ना हो कि कोई भी आके आसानी से क्या है संविधान में बदलाव कर जाए। तो इतना भी लचीला नहीं होना चाहिए, और लचीला थोड़ा बहुत होना चाहिए कि जितने में क्या है अगर बदलाव करना चाहे तो कर सकें, इस टाइप से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। तो संविधान में अगर संशोधन करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं? तो साधारण विधि और एक आपकी विशेष विधि। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, तो अच्छे से आपको इसे तैयार कर लेना है। साधारण विधि में क्या होता है कि देखिए 2 आपकी सभा होती है, एक लोकसभा एक राज्यसभा होती है, और दोनों से अगर कोई भी क्या है जो विधेयक क्या है पारित हो जाता है, उसके बाद क्या राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तो क्या है संविधान में संशोधन हो जाता है। ओके, या फिर नियम भी इसी बार से बनाया जाता है, तो साधारण विधि होती है। इसके बाद दोस्तों विशेष विधि दी है, दोनों को आपको तैयार करके रखना है। जैसे हमारा संविधान किन मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है? तो हमारा संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। पारस्परिक निषेध से क्या तात्पर्य है? तो पारस्परिक निषेध का अर्थ है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे। राज्य के लिए यह जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। यानी क्या है, जो राज्य है वो क्या है, हर व्यक्ति को अपने अपने धर्म चुनने का अधिकार, अपना अपना धर्म अपने अपने क्या है पूजा पाठ तरीका चुनने का अपना अधिकार रहेगा। ओके, ये आपको बताया जा रहा है। जैसे समानता का क्या अर्थ है? तो समान रूप से समानता का अर्थ लगाया जाता है कि सभी मनुष्य जन्म से ही क्या समान होते हैं, इसलिए सभी व्यक्तियों को क्या व्यवहार व आय का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। समानता प्रजातंत्र का मुख्य स्तंभ है, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या परम आवश्यक होता है। एक समानता का सकारात्मक पहलू क्या है? इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। सकारात्मक पहलू क्या है समानता का? तो सकारात्मक समानता का अर्थ है कि एक जैसे लोग के लिए एक जैसा व्यवहार होना। समानता का सकारात्मक पक्ष निष्पक्षता पर बल देता है। वह यह मानकर चलता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। मैंने यह अर्थ है कि एक जैसे व्यक्ति के लिए क्या है एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। ओके, मान लीजिए क्या है कलेक्टर की, अगर कोई एक जिला की कलेक्टर है, उसकी फीस क्या है, उसको क्या है जो सैलरी क्या है 80,000 मिल रही है, तो फिर लगभग सभी को मिल रही है। इस टाइप का मतलब रहना चाहिए, एक पद के लिए क्या एक जैसा सबके लिए रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है मानवाधिकार आयोग के कोई 2 कार्य लिखिए। जैसे आप यहाँ मुझे समझ सकते हैं सकारात्मक समानता से कि आप स्कूल जाते हैं। ओके, जब स्कूल में आप क्लास में बेंच पर बैठते हैं तो जितने भी आपके क्लासमेट हैं सभी क्या है एक ही बेंच में ओके बैठते हैं, मतलब एक ही बेंच मतलब एक ही क्लास में एक ही जगह। कुछ स्टूडेंट को नीचे बैठाया जाए तो फिर वो आपका सकारात्मक समानता नहीं कहलाएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए सब बेंच में है तो सब बेंच में बैठेंगे उस टाइप से। ओके, मानवाधिकार आयोग के कोई 2 कार्य आपको बताने इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। पीड़ित व्यक्ति या पक्ष द्वारा स्वयं उसकी तरफ से किसी अन्य द्वारा दर्ज कराई गई मानव अधिकार उल्लंघन विषयक मामले में जांच करना मानव अधिकार का प्रथम कार्य है। यदि किसी के अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो यदि व्यक्ति क्या है मानव अधिकार आयोग में जाकर करता है सिफारिश हो गए तो उसका निवारण करना। मानवाधिकार को उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले में न्यायपालिका की अनुमति लेकर संबंधित मामले के हस्तक्षेप करना। अधिकार का महत्व इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में रह चुका कि अधिकारक हैं उनके क्या महत्व हो सकते हैं। तो अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, ये हमें क्या है सम्मानित व गरिमामय जीवन जीने का आधार प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आजीविका का अधिकार, सम्मानजनक जीवन का जीने का अधिकार, ये हमारे क्या जरूरी अधिकार हैं, ये हमें क्या प्रदान देते हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं।
धर्मनिरपेक्षता एवं के पश्चिमी और भारतीय मॉडल में दो अंतर लिखना है। तो धर्मनिरपेक्षता इसका पश्चिमी यानी विदेशी, और वह भारतीय मॉडल में आपको अंतर बताना है। तो देखिए पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्म और राज्य एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करके अटल नीति है, ताकि राज्य द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति रहती है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में एक धर्म के विभिन्न पंथों के बीच क्या समानता पर जोर दिया जाता है, जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता धार्मिक समुदाय के बीच क्या समानता के लिए मुख्य सरोकार होना चाहिए। नेक्स्ट आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की दो विशेषताएं घोड़े लिखिए। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई अपना कोई धर्म नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी उसका कोई अपना धर्म नहीं है, जिस व्यक्ति को जो धर्म अपनाना वो अपना सकता है। दूसरा है, राज्य के दृष्टिकोण से सभी धर्म का समान है, धार्मिक मामलों पर वह तटस्थता की नीति रहता है। मतलब राज्य के बहुत सारे धर्म हैं, राज्य के लिए सभी धर्मों के लिए उसके लिए समान रहते हैं। जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। सिंपल है। भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य क्यों कहा जाता है, तो इसे आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। यहाँ आपको लोकतंत्र का मतलब समझना। लोकतंत्र का मतलब है कि जो जनता है वो अपना राजा अपना जो नेता है वो खुद चुन रही है, खुद अपने वोट देकर चुन रही है, तो वो लोकतंत्र कहलाता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि क्या पहले जो राजा है उसका पुत्र है वो राजा बनेगा, उसका पुत्र जो राजा जो पहले सिस्टम चलता था वो ना होकर अब क्या जनता अपना राजा स्वयं चुनती है, वही आपका लोकतंत्र गणराज्य कहलाता है। वही पता जा रहा है। मताधिकार को परिभाषित कीजिए। ओके, मताधिकार जानते हैं तो वोट देना। ओके, लेकिन हम क्या है, ये मताधिकार का मतलब क्या होता है, तो ये होता है लोकतंत्र मनुष्य की बराबरी को स्वयं सिद्ध मान लेता है, और राजनीतिक समानता तभी आ सकती है जब क्या नागरिकों को मताधिकार का प्रदान किए जाएं। सरकार के कानून और नीतियों से सभी लोग क्या प्रभावित होते हैं, जिस बात का प्रभाव क्या सब पर पड़ता है उनको निर्णय सबके द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम रह सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओके, नहीं रह सकता है, क्योंकि बिना चुनाव के लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता, क्योंकि लोकतंत्र को कायम रखने के लिए चुनाव आवश्यक है। तभी तो क्या लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जनता अपना नेता स्वयं चुने। जब चुनाव ही नहीं होगी तो जनता कैसे नेता चुनेगी, इस प्रकार से इसलिए लोकतंत्र कायम नहीं होगा बिना चुनाव के। जैसे राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग ने क्या सुझाव दिया, तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करे, मुख्यमंत्री की सलाह लेकर की जानी चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की दो शक्तियों का यह कार्य लिखिए। तो कम इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के आपको रखना है। नेक्स्ट, राज्यपाल की दो शक्तियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, शक्तियां कहा जाए या कार्य कहा जाए, एक ही बात रहने वाली है। और ये क्वेश्चन आपको कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा में आ चुका है। ओके, पिछली साल ही आपका आया है। ओके, राज्यसभा के दो शक्तियां, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो नेक्स्ट आपका लोकसभा के अध्यक्ष की दो कार्य लिख के रखना है। दो कार्य कौन से, पहले सदन में नेता से परामर्श कर लोकसभा के कार्यक्रम को निश्चित करना, ये होता है लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य। दूसरा है ओके, साथ ही सदन में सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना, उनका क्रम और समय निश्चित करना कि कौन पहले भाषण देगा कौन बाद में देगा और किस समय देगा, ये निर्धारित करना है। दूसरा, सदन की कार्रवाई का संचालन करना, सदन में कोई भी प्रस्ताव रखने योग्य अथवा नहीं इसका क्या निर्णय करना। सिंपल है। नेक्स्ट है आपको तैयार करके रखना है, स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों द्वारा उठाई जाने वाली दो मांगों के नाम लिखिए। तो पहला कौन सी मांग है कि राज्य की शक्तियों पर केंद्र के हस्तक्षेप की व्यवस्था समाप्त की जाए तथा संसद के द्वितीय सदन में राज्यों में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। यानी क्या, स्वायत्तता की मांग में प्रदेश लोग कहते, कुछ बहुत प्रदेश ऐसे कहते हैं कि केंद्र बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता है राज्य के कार्यों में, तो हस्तक्षेप को समाप्त किया जाए। दूसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने की व्यवस्था समाप्त को एवं अनुच्छेद क्या 356 को समाप्त कर दिया जाए। जैसे संघात्मक सरकार की क्या है, दो परिभाषा दीजिए। तो संघात्मक सरकार की आपकी दो परिभाषा आपको कौन सी, एक गार्नर के अनुसार दी है, दूसरा केसी बियर के अनुसार दी है। दोनों को आपको यार तैयार कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको फोकस ज्यादा करूंगा। पहले, भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है, समझाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज कहा गया था, क्यों कहा गया है? भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है क्योंकि इसमें परिस्थिति के अनुरूप क्या संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान निरंतर बदलती हुई परिस्थितियों और नई नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है, यही इसकी जीवंतता का सबसे बड़ा प्रमाण है। यानी जीवंत यानी इसमें लगातार जब भी आवश्यकता पड़ती है तो हम संविधान में क्या है, संविधान के जो नियम है कानून है उनमें क्या बदलाव कर सकते हैं। इसलिए क्या है, ये अभी भी क्या है, अभी के अनुसार ही क्या संविधान भी चल है। ओके, इसलिए हम जीवन दस्तावेज कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको इसमें तैयार करना है, समानता के प्रकार लिखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ चुका है। समानता के प्रकार कौन से है? पहला नागरिक समानता है। नागरिक समानता का प्रकार क्या, राज्य द्वारा धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर क्या किसी व्यक्ति से क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आपका नागरिक समानता। दूसरा है दोस्तों आपका सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का आशय क्या है कि समाज में सभी व्यक्तियों को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाना चाहिए, समाज के विशेष अधिकार को क्या समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्राकृतिक समानता किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पिछली साल आपका आ चुका है वार्षिक परीक्षा में कि प्राकृतिक समानता क्या है। तो प्राकृतिक समानता का मतलब है कि प्रकृति ने मनुष्य को समान बनाया है, जो प्रकृति से ने क्या मनुष्य को, सभी व्यक्ति को समान बनाया है, सभी मनुष्य को आधारभूत रूप से समान है,
सामाजिक समझौता सिद्धांत में भी प्रकृति अवस्था में मनुष्य की समानता का विशेष उल्लेख किया जाता है, किंतु वर्तमान समय में प्रकृति समानता की धारणा को अब क्या है अमान्य कर दिया जा चुका है। नेक्स्ट, किन्हीं दो प्राकृतिक अधिकारों को नाम लिखिए। जीवन जीने का अधिकार, आजीविका चलाने का अधिकार, ये क्या है आपके प्राकृतिक अधिकार हैं। याद रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है जीने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो प्राकृतिक अधिकार है। आजीविका चलाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो ये आपका प्राकृतिक अधिकार है। याद रखिएगा, प्राकृतिक अधिकार का क्या अर्थ होता है, तो जो अधिकार हम दावा करें या ना करें, व्यक्ति होने के नाते हमें प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। ये हमें क्या है अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं, यानी हम क्या है इनका हम जरूरी नहीं कि दावा करें, ये हम जैसे इस दुनिया में आते हैं, मतलब इस दुनिया में जो आया उसको क्या है ये अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जन्म से ही हमें अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, स्पष्ट कीजिए। तो पंथ निरपेक्ष कहा जाए, धर्म निरपेक्ष कहा, एक ही बात है। तो पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य का आशय होता है कि किसी विशिष्ट पंथ या धर्म से पृथक या संबद्ध होना, यानी कोई जो भारत है वो किसी एक धर्म को महत्व नहीं देता है। उस भारत के अनुसार कि भारत के लिए क्या है सभी धर्म बराबर है, सभी धर्मों को क्या बराबर देखता है। ओके, ये मतलब इसमें व्यक्ति धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाए, मतलब और साथ ही भारत में कोई व्यक्ति है तो उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्मों का क्या समान रूप से सम्मान किया जाएगा। तो ये कहलाता है, इसलिए हम कह सकते हैं भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, यानी किसी एक धर्म को क्या है प्रमोट नहीं किया जाता। ओके, एक बढ़ाया नहीं जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय धर्म निरपेक्षता की दो आलोचनाएं लिखिए। तो दो आलोचना कौन कौन सी है, तो पहला धर्म विरोधी। कुछ लोग क्या है द्वारा धर्म निरपेक्षता को धर्म विरोधी कहा जाता है। अगर धर्म निरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोधी करती है तो इसका मतलब है कि ये नहीं कि वह धर्म विरोधी है। दूसरा है वोट बैंकिंग की राजनीति। वोट बैंकिंग की राजनीति का मतलब है कि कुछ बहुत सारे नेता क्या है धर्म के आधार पर क्या है लोगों को क्या है वोट मांगते हो। धर्म निरपेक्षता वोट बैंक की राजनीति कहा जाता है। वोट बैंक की राजनीति स्वयं इतनी गलत नहीं है, गलत तो वोट बैंक की वैसी राजनीति है जो क्या अन्याय को जन्म देती है। धर्म निरपेक्षता का क्या है, तो वही है धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है कि क्या है कोई भी राज्य है तो वो क्या है हर धर्म का क्या समान रूप से सम्मान करेगा और क्या किसी भी व्यक्ति के जो धर्म है उस पर क्या हस्तक्षेप नहीं करा जाएगा। तो यही होता है आपका धर्म निरपेक्षता का मतलब। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से मैं बताना चाहूँगा प्रॉपर आपको तैयारी करना चाहते हैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की, तो आप अनुराग सारी क्लासेस की क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्या कोर्स को ले सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट के पीडीएफ मिल जाएगा जिससे आप क्या कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। पूरा आपको कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल दिया जाएगा, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आएगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आएगा जिससे आप बेस्ट तैयारी कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको संविधान के दो महत्व आपको तैयार करके रखना है। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के दो पक्ष में आपको तर्क दीजिए। तो पहला कि लोकतंत्र की आधारशिला होती है, तो संपूर्ण जनता की क्या है वास्तविक प्रतिनिधित्व होता है इसमें। तो ये आपके सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के पक्ष में दो तर्क। ओके, सार्वभौमिक वैश्य अधिकार क्या है, तो ये भी आपको तैयार करके रखना है, अक्सर पूछ लिया जाता है। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार, राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, कोई आपको दो बताना है, जैसे कि वह किसी भी भारतीय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा और इन कार्यों करने के कारण उसके विरुद्ध क्या किसी भी न्यायालय में क्या न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा है उसको बंदी बनाने के लिए अधिपत्र वारंट जारी नहीं किया जा सकता एवं बिना पूर्व सूचना के राष्ट्रपति को क्या दीवानी कार्यवाही नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है मंत्रियों की श्रेणियाँ लिखिए। तो मंत्रियों की श्रेणी क्रम से पहले प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री वह मंत्री परिषद का क्या अध्यक्ष होता है। इसके बाद आता है कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उप मंत्री। और फिर इसके बाद धन विधेयक और साधारण विधेयक में आपको अंतर तय कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धन विधेयक होता है वो केवल क्या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ओके, क्योंकि साधारण विधेयक क्या है दोनों में से किसी भी में आ सकता है। किसी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी क्या सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक होता है वो केवल सबसे पहले लोकसभा में आपको प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को केवल क्या वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, जबकि साधारण विधेयक को कोई भी संसद का कोई भी सदस्य क्या प्रस्तुत कर सकता है। बिल्कुल सिंपल आपका दिया हुआ है, ये आपका कमी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, आपको नेक्स्ट इसमें तैयार करके रखना है संघात्मक शासन प्रणाली की दो विशेषताएं। तो मैंने आपको पता है इससे पहले गुण और दोष बता चुका है, तो गुण क्या है और विशेषता क्या है लगभग एक ही बात रहने वाली है। तो गुण आए विशेष दोष आए वो तैयार करके आपको अच्छे से रख लेना। ओके, गुण क्या है तो वही विशेषता है, तो विशेषता में आप गुण आप सेट लिख सकते हो। तो इसके बाद ये भी आपको इस टाइप का समझाई दिया क्वेश्चन, तो ये आपके इंपॉर्टेंट थे। इसके आगे नेक्स्ट आपको तैयार करना है समानता का महत्व लिखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समानता के क्या महत्व ये आपके क्रम से दिया पहला पॉइंट हो जाता है कि मानव विकास के लिए सहायक समानता मानव विकास के लिए क्या आवश्यक होती है। ओके, इसके आपकी हेडिंग यहाँ बन जाएगी मनुष्य के सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब उसे क्या समानता का अधिकार प्राप्त हो। इसके बाद दूसरा कि शोषण का अंत करने में क्या ये सहायक होता है, ये पहली आपकी हेडिंग बनी। ओके, इस प्रकार से क्या है समानता का रहती है तो क्या है जो धनवान लोग हैं वो निर्धन पर क्या है किसी प्रकार से क्या है उसका शोषण नहीं कर सकते, क्योंकि फिर सभी समान हो जाते हैं। नेक्स्ट आर्थिक असमानता को दूर करने के उपाय इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार में आप एक बार अंतर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ये वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नागरिकों के दो राजनीतिक अधिकार लिखिए। तो कोई भी दो राजनीतिक अधिकार, पहला तो हमें वोट देने का मत देने का अधिकार, ये हमारा राजनीतिक अधिकार है।
दूसरा क्या है, निर्वाचित होने का अधिकार, यानी आपको सोचना है कि मैं विधायक की सीट है, विधायक के चुनाव हो रहे होंगे तो आप भी उसमें क्या है शामिल हो जाएं, मतलब आप भी क्या है उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते होंगे इस प्रकार से। तो ये आपके निर्वाचित होने का अधिकार है, साथ ही आपको मत देने का भी अधिकार है। तो ये आपके 2 राजनीतिक अधिकार आपको प्राप्त होते हैं। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता से क्या है, तो वो चाहे धर्मनिरपेक्षता का है, पंथ निरपेक्षता का एक ही बात है, मैं पहले आपको बता दिया। तो इसमें आपको माइंड में जरूर रखना है। संविधान के 2 स्रोत लिखिए, मतलब संविधान देखिए जो बना हुआ है तो कई जगह से बहुत सारे टॉपिक कहीं से अध्ययन करके लिए गए होंगे, अलग अलग देश के संविधान से लिए गए हैं, कई देशों से अलग अलग लिए। जैसे आयरलैंड से बात करें तो नीति निर्देशक तत्व हैं जो आपके संविधान के, वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ऐसे ब्रिटेन के संविधान मतलब आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। जैसे ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, एक है नागरिकता, न्यायपालिका की ढांचा और विधायिका के अध्यक्ष का पद, ओके, ये ओके, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये सब ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से क्या लिए गए हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, तो ये सब टॉपिक दिए हैं संघीय व्यवस्था, ये अमेरिकी संविधान से लिए गए। तो ये थोड़ा आपको 2 से 3 पॉइंट आपको याद करके रखना है। संविधान के 2 कार्य लिखिए, ये सिंपल है, संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां पढ़ लेना है। नौकरशाही के 2 दोष बताइए, जनसाधारण की मांगों की उपेक्षा, श्रेष्ठता की भावना, ये आपके हैं नौकरशाही के 2 दोष होते हैं। तो ये आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। इसके आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट आपको समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, इस कथन को समझाइए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बता देना है दोनों का विकास एक साथ हुआ है, दोनों प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांत हैं। ओके, इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्वतंत्रता और समानता का एक दूसरे के पूरक है। इन 2 पॉइंटों के माध्यम से कथन को बताया जा रहा है। नागरिक कर्तव्य के 2 प्रकार लिखिए, तो नैतिक कर्तव्य और राजनीतिक कर्तव्य 2 आपके बताए हैं नागरिक कर्तव्य के प्रकार, ओके, उनके बारे में बताया जा रहा है। तैयार अच्छे से करके रखना है। अधिकार की विशेषता तैयार कर लेना। अधिकार क्या है, अधिकार सिर्फ समाज में ही संभव है, दूसरे राज्यों द्वारा स्वीकृत तथा निर्धारित अधिकार। तो ये आपके दिए अधिकार के 2 विशेषताएं, तो ये भी आपको तैयार करके रखना है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट 2 अंक वाले महत्व प्रश्न बता दी, सभी आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही दोस्तों टाइप चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।